हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बीए थर्ड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम के बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं बीए थर्ड का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन की जो कैटेगरी होती हैं, आप लोग मालूम है 3 प्रकार की कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं। एक तो शॉर्ट यानी कि छोटे क्वेश्चन आते हैं, अति लघुत्तरात्मक आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में आता है लघुत्तरात्मक 5 क्वेश्चन, फिर आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं निबंधात्मक। तो आज हम छोटे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप की जो प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न आया था कि आसियान क्या है या आसियान की फुल फॉर्म क्या है, तो इस टाइप का भी एक प्रश्न आता है। तो आसियान 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है का ये संगठन है। तो इस प्रकार से सार्क के बारे में हम कह सकते हैं कि सार्क क्या है या सार्क की स्थापना कब हुई थी या दक्षिण क्या है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं। तो सार्क SAARC यानी कि 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण कह सकते हैं कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इस प्रकार से इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में लिखना है। अब जैसे प्रश्न आ गया कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, राष्ट्रीय शक्ति के बारे में बताइए। राष्ट्रीय, इसके ऊपर कई बार प्रश्न आए हुए हैं, राष्ट्रीय शक्ति क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखना है राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के कार्य व्यवहार एवं नीतियों को प्रभावित करके अपने अनुकूल करने का प्रयास करना है या उन पर वो नियंत्रण बनाए रखते हैं। ये उस देश की राष्ट्रीय शक्ति के पैमाने हैं या राष्ट्रीय शक्ति कह सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाले भी कई तत्वों के बारे में पूछते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्व क्या है। तो जैसे जनसंख्या है, विशाल क्षेत्रफल है, वहाँ की कूटनीतिक साल है, सैनिक संगठन है। तो इस प्रकार से इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोग विद्यार्थी ध्यान दें। एक प्रश्न आता है, जैसे एक प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हॉटलाइन एग्रीमेंट क्या है। हॉटलाइन एग्रीमेंट, ये हम कह सकते हैं कि हॉटलाइन एग्रीमेंट 1963 में वैश्विक गठन यानी अमेरिका और कैमरून जो रूस के राष्ट्रपति के बीच में टेलीफोन और रेडियो द्वारा जो सीधा संवाद स्थापित किया जाता था, इस प्रकार का जो समझौता था उसे हॉटलाइन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका और रूस के बीच में संपन्न हुआ था। उसके बाद में जैसे शीत युद्ध के बारे में प्रश्न आता है, सामान्य आता है प्रश्न आता रहता है कि शीत युद्ध क्या है। तो आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 महाशक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियाँ सोवियत संघ रूस और अमेरिका के मध्य वैचारिक, कूटनीतिक और एक सैनिक प्रतिस्पर्धा के रूप में लड़े जाने वाले स्वानु युद्ध या वाक युद्ध को भी शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो एक वास्तविक युद्ध न होकर एक वास्तविक युद्ध का एक उससे भी एक भयंकर युद्ध है। इसे हम कागजी गोले का युद्ध भी कह सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि मैंकांग गंगा सहयोग क्या है। मैंकांग गंगा सहयोग क्या है। इस समझौते के माध्यम से भारत ने आसियान देशों के साथ में आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बल दिया था, और इस प्रकार के जो समझौते होते हैं उसे मैकांग गंगा समझौते के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में प्रश्न है कि मानव अधिकार क्या है। बहुत सिंपल से प्रश्न है, क्योंकि मानवाधिकार है, पर्यावरणवाद है, ये आजकल के बहुत ही वैश्विक चर्चित जो टॉपिक है। इसके बारे में भी कई बार जैसे नारीवाद है, तो इस टाइप के जो प्रश्न है अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी यानी मानव अधिकार के बारे में, यानी कि मनुष्य के वो अधिकार जो एक मनुष्य को एक मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए, जिसमें वो व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था चाहे कानूनी हो या कानूनी नहीं हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो इस प्रकार के अधिकार को मानवाधिकार के बारे में कह सकते हैं। मानवाधिकार अधिकार यानी कि मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक जो घोषणा है, जो यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। तो इस प्रकार से वो सभी दुनिया के सभी देशों के जो नागरिक हैं, सभी देशों के जो मनुष्य हैं,
उस मनुष्य को एक मनुष्य होने के नाते किस प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए, उसके बारे में बातचीत की थी। फिर जैसे पर्यावरण के बाद में आज हम एनवायरनमेंट की जहाँ बात करते हैं, एनवायरनमेंट का जो मुद्दा है वो एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। तो इस टाइप का जो प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पर्यावरणवाद क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हो। तो पर्यावरण क्षय की समस्या, यानी कि पर्यावरण का जो दिनों दिन है वो नुकसान होता जा रहा है, पर्यावरण क्षय होता जा रहा है, की समस्या के प्रति विश्व चेतना जागृत करने तथा इस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के साथ जुड़ने की समस्त प्रक्रिया को पर्यावरणवाद कह सकते हैं। यानी कि विश्व स्तर पर जो पर्यावरण है, किस प्रकार से पर्यावरण की एक क्षति पहुंच रही है, पर्यावरण जो दूषित होता जा रहा है, और पर्यावरण के दूषित होने से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो बीमारियां धीरे धीरे एक वैश्विक बीमारी के रूप में अपने पैर फैला रहे हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं कि कोविड-19 की जब बात करते हैं, कोरोना जैसी एक वैश्विक जो महामारी है जो इतने लंबे समय तक पूरी दुनिया को जकड़ रखा है, तो इस टाइप की जो बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं, ये बीमारियां पर्यावरण के दूषित होने के कारण होती हैं या पर्यावरण की एक क्षति पहुंचने के कारण होती है। तो इस प्रकार से हमें इसके प्रति किस प्रकार से जन जागरूक रहना चाहिए, या हम कितने इसके प्रति अवेयरनेस है। इस प्रकार की जो एक वैश्विक स्तर पर इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें किस प्रकार से तत्परताएं की जानी चाहिए। तो उस टाइप की जो बात है वो इस प्रकार के इसमें आती है। इसी से हम पर्यावरणवाद के रूप में भी जान सकते हैं। एक प्रश्न आता है जैसे चीन की मोतियों की माला नीति से क्या तात्पर्य, यानी कि मोतियों की माला, ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो मोतियों के घर या मोतियों के हार के जो सिद्धांत के अनुसार चीन पूरे हिंद महासागर में नौसेना की सुविधा का विकसित करके दुनिया के जो विशेष रूप से जो राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों को अपनी ओर मिलाने का जो प्रयास करते हैं, जिससे कि समय के अनुसार वो उसका उपयोग कर सके। इस प्रकार की जो नीति है इसको कहा जा सकता है। एक प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, गुट निरपेक्षता क्या है, या गुट निरपेक्षता की जो देन है वो भारत को ही प्रधानमंत्री, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने गुट निरपेक्ष एक आंदोलन की मुहिम छेड़ी थी। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो शीत युद्ध से बचने के लिए जो ऐसे देश थे जो नव स्वतंत्र हुए थे या उपनिवेशवाद के शिकार थे, उन देशों ने अमेरिका जैसे पूंजीवादी राष्ट्र और चीन या रूस जैसे साम्यवादी राष्ट्र जो थे, इन देशों से एक दूरी बनाई थी और कहा था कि हम किसी भी एक सैनिक संगठन के साथ में नहीं जुड़ेंगे। तो इस प्रकार की जो नीति है, जो इन्होंने एक अलग रहने की नीति अपनाई थी, इस प्रकार की नीति को असंलग्नता की नीति के नाम से जाना जाता है। इस टाइप के भी प्रश्न आता है। एक जो छोटा सा प्रश्न के बार पूछते हैं कि नाफ्टा की फुल फॉर्म बताइए। नाफ्टा की फुल फॉर्म NAFTA की फुल फॉर्म बताइए। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, नाफ्टा। इस टाइप प्रश्न आता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। तो इस टाइप की जो प्रश्न आता है, तो आप लोगों को विद्यार्थी थोड़ा सा इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में भी सजग रहे, ध्यान रखें। एक भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का जो मुद्दा है, ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कई बार जो छोटी सी टिप्पणी आती है कि वैश्वीकरण क्या या भूमंडल के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एक समन्वय स्थापित किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी एवं श्रम के मध्य एक दूसरे देशों के बीच में प्रवाह होता है। यानी कि पूरी दुनिया को एक घर के रूप में माना जाता है, और जो औद्योगिक या वस्तुएं और सेवाओं का जो आदान प्रदान है, यह आसानी से एक देश से दूसरे देश में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न भी आते रहते हैं। उसके बाद में निशस्त्रीकरण। आज दुनिया एक युद्ध के कगार पर खड़ी है, क्योंकि परमाणु जो परीक्षण है धीरे धीरे दुनिया के जो विकसित देशों के साथ साथ में जो विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों ने भी निशस्त्रीकरण की नीति के विरुद्ध जाकर के कई प्रकार के परमाणु परीक्षण स्थापित कर लिए। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, विशेषकर अमेरिका जैसे देश है, इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि किस प्रकार से परमाणु जो शक्ति प्रसार शक्ति बढ़ रही है, इसको किस प्रकार से रोका जाए। तो एक निशस्त्रीकरण का जो सिद्धांत आया था, इसके अनुसार निशस्त्रीकरण के अनुसार शस्त्र का नियंत्रण करना या शस्त्रों की जो होड़ है उस होड़ को किस प्रकार से रोका जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को निशस्त्रीकरण की श्रेणी में
लिया जा सकता है। तो इस टाइप के जो प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो विद्यार्थी इसके बारे में भी ध्यान दें। कई बार सार्क और एशियान जो देश हैं, एशियान जो संगठन है, इसके सदस्य देशों के बारे में पूछा जाता है कि जैसे बता दिया कि सार्क के कोई 5 देशों के नाम लिखो या एशियान के 2 देशों का नाम लिखो। तो इस बार के टाइप की जो प्रश्न भी एग्जाम आता है, और ये जो ऐसे प्रश्न हैं जिसमें विद्यार्थी बिल्कुल स्कोर करके यानी कि पूरे के पूरे नंबर लेके आता है। जैसे कह दे सार्क देशों के नाम ले दिए, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, ये सार्क के 7 सदस्य देश हैं। और ये इस देशों के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। पहले 7 देश थे, बाद में अफगानिस्तान को भी साथ में जोड़ा गया था। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। आसियान देशों के बारे में भी बात कर सकते हैं। पहले 8 थे, लेकिन वर्तमान में 2 जुड़ने के बाद में अब आसियान देश पूरे 10 देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनोई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। तो इस प्रकार इसके बारे में भी आप लोग वो जानकारी रखेंगे किस प्रकार से आया था। तो इस टाइप एक प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में प्रश्न आया था कि गुजराल सिद्धांत क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुजराल सिद्धांत क्या है। गुजराल सिद्धांत अपने पड़ोसी देशों, खासकर दक्षिणी एशियाई जो देश हैं, इनके साथ में मंजूर संबंध स्थापित किया जाए। एक समय था जब आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल हमारे भारत के विदेश मंत्री हुआ करते थे और बाद में वो देश के प्रधानमंत्री हुए थे। तो उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया था कि विदेशों के साथ में किस प्रकार से, विशेषकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, क्योंकि जब तक हमारे पड़ोसी देश हमसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तब तक हम अपना विकास स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो पड़ोसी देश, खास करके दक्षिणी एशियाई जो देश हैं, इन देशों के साथ में किस प्रकार से मंजूर संबंध स्थापित किया जाए, इस प्रकार की जो नीति है, इसे गुजराल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और जो एक लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी आती है, लुक ईस्ट जो पॉलिसी है वो इसी का एक आधार है, गुजराल सिद्धांत का ही आधार